प्लीज बताइए भाई, रेटिकुलम कितना परसेंट होता है? रेटिकुलम आमाशय का कितना परसेंट होता है रूमिनेंट में? बिल्कुल 5%। मेरे को ऐसे ही बंदे चाहिए भाई। हाँ, अब आप बताएंगे कि फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है? शॉर्ट में लिख दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। बताइए, बताइए, पैलिएटिव सर्जरी, पैलिएटिव सर्जरी किसके लिए की जाती है? उम्र बढ़ाने के लिए? मृत्यु का पता है लेकिन कुछ दिन और जी जाए इसलिए। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आप बताएंगे घोड़े की अग्नाशय किस आकृति की होती है? घोड़े की पेनक्रियाज। नो नो नो, अग्नाशय पूछा है मैंने, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। घोड़े का सीकम किस आकृति का होता है? सही है। फास्ट, बहुत फास्ट दिमाग चल रहा है, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, ऐसे ही पार पड़ेगी। बताइए भाई, नासा गुहा किसकी कोमा की आकृति की होती है? नासा गुहा किसकी कोमा शेप होती है? बिल्कुल डॉग। अब मैं आपका नाम इतना फास्ट नहीं बोल सकता, लेकिन मैं क्वेश्चन जरूर पूछ सकता हूं। बिल्कुल बताइए भाई। मैं आपसे थोड़ा सब्जेक्ट चेंज करके पूछता हूं। एक्सटेंशन के फादर, इंडिया में एक्सटेंशन के फादर कौन है? अच्छा, शॉर्ट में बिल्कुल गलत भी है। हाँ भाई, बताएंगे आप कि एस्कोली टेस्ट किसके लिए किया जाता है? बिल्कुल सही है। बताइए, टिटेनोस्पाज्मिन और टिटेनोलाइसिन, ये दो कुछ विषैले पदार्थ है जो कौन सी बीमारी में स्रावित होते हैं? बिल्कुल टिटेनस। बताएंगे, निम्न में से एनारोबिक बैक्टीरिया, एवाईवीए बैक्टीरिया है? पहला ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम, दूसरा ऑप्शन है ट्यूबरकल बेसिली। बिल्कुल क्लोस्ट्रीडियम। बताएंगे आप, सिपिंग फीवर किस बीमारी को कहते हैं? सिपिंग फीवर, सही है। और सेलर्स डिजीज किसको कहते हैं? सेलर्स डिजीज, सेलर्स डिजीज। सेलर्स डिजीज, सेलर्स डिजीज नहीं, सेलर्स डिजीज कहते हैं स्कर्वी को। स्कर्वी को कहते हैं नाविकों का रोग, और वो होता है नाविक बुखार, जो एचएस होता है, हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया। हाँ भाई, बताएंगे आप, सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन किसकी ह्यूमरस में पाया जाता है? सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन, बिल्कुल डॉग। ये कुछ बच्चों की अच्छी तैयारी है, फास्ट बता रहे हैं, मैं आपके थोड़ा दिमाग को उस लेवल पे लाना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है, डॉग। गटरल पाउच किसमें पाए जाते हैं? गटरल पाउच, गटरल पाउच, बिल्कुल हॉर्स, बिल्कुल सही है। बताइए भाई, बताइए, कोरी साइकिल कहाँ संपन्न होता है? कोरी चक्र, कोरी चक्र। ठीक है, ठीक है। बताइए, शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट पाया जाता है? सही है, बिल्कुल सही है। शरीर के अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है?
शरीर के अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड के रूप में। बिल्कुल सही है। हाँ भाई, बताएंगे अंडे में कितने परसेंट प्रोटीन होती है? अंडे में कितने परसेंट प्रोटीन होती है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। क्या बात है, ऐसी तैयारी। बिल्कुल। बताएंगे। हाँ सही है, बिल्कुल तेरा सही है। कोलोस्ट्रम में कितने परसेंट प्रोटीन होती है? कोलोस्ट्रम में, खीस में। वाह, बिल्कुल सही है। इनेमल में कितना परसेंट पानी होता है? दांतों के इनेमल में। हाँ बिल्कुल, बहुत कम होता है, 1 से 5%। झक्कास तैयारी है। बिल्कुल सही है। बताएंगे घोड़े के आमाशय की क्षमता कितनी होती है लगभग? जो जे शेप बता रहे थे अभी आप, एक ने गलत वो किया था, मैं आमाशय की बात कर रहा हूँ, स्टमक की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बताइए क्या मुर्गी में डायफ्राम पाया जाता है? क्या मुर्गी में डायफ्राम पाया जाता है? बिल्कुल सही है। क्या मुर्गी में मूत्राशय पाया जाता है? नहीं पाया जाता। बिल्कुल सही है। बताएंगे आप, मुर्गी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता? यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा फास्ट काम है। मुर्गी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है क्योंकि मुर्गी एवीज में आती है, और एवीज की। बताइए। हाँ, बताइए, प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने की थी? बिल्कुल सही है, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने। बताइए भाई, प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कौन सा कोशिकांग करता है? प्रोटीन का संश्लेषण कौन सा कोशिकांग करता है? बिल्कुल सही है, राइबोसोम। और बताएंगे आप, जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु में गोल्जी काय का क्या काम होता है? किसका निर्माण करता है? शुक्राणु के कौन से पार्ट का निर्माण गोल्जी काय करता है? बिल्कुल सही है। और नेबेनकरण शीत किसकी बनी होती है? नेबेनकरण शीत किसकी बनी होती है? नहीं, फैट की नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया की बनी होती है। बिल्कुल। बताइए, शुक्राणु को गति प्रदान के लिए कौन सा अंग होता है? शुक्राणु का कौन सा भाग उसको गति प्रदान करता है? शुक्राणु का कौन सा भाग उसको गति प्रदान करता है? बिल्कुल सही है। और शुक्राणु को ऊर्जा कौन सा भाग प्रदान करता है? बिल्कुल, ऊर्जा कौन सा प्रदान करता है? ऊर्जा। बिल्कुल, क्योंकि मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का स्रोत होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देते हैं, एटीपी देते हैं, जो उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन सी शर्करा देती है शुक्राणु को ऊर्जा? कौन सी शर्करा देती है? फ्रक्टोज, बिल्कुल सही है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? बिल्कुल सही है, फ्रक्टोज होती है। बताइए, ब्रेन शुगर किसको कहते हैं? ब्लड शुगर, ब्रेन शुगर, ब्रेन शुगर, ब्लड शुगर किसको कहते हैं? ग्लूकोज को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बताइए, सुक्रोज प्लस सुक्रोज दो शर्कराओं से बनी हुई होती है, किस किस से बनी होती है सुक्रोज? शॉर्ट में बता दे, सुक्रोज किस किस से बनी होती है? सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। बिल्कुल सही है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। बिल्कुल शॉर्ट, जी प्लस एफ, जी एफ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बताएंगे आप, माल्टोज में दो अणु किसके होते हैं? माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और लैक्टोज रह गई एक डाइसेक्राइड, उसका और बता दो। लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज। हाँ, थोड़ा बताएंगे कितना परसेंट डीसीपी होने पर यूरिया फीडिंग, कितना परसेंट तक डीसीपी होने पर यूरिया फीडिंग नहीं करते? हाँ, 13%। बिल्कुल,
13% से अगर कम डीसीपी है खाद्य पदार्थों में, उसमें यूरिया हम मिला देते हैं उनमें। बताएंगे आप जो हे होता है सूखा, या फिर जो स्ट्रा होता है उसके अंदर, स्ट्रा की बात कर लेते हैं हम, स्ट्रा के अंदर कितना पानी होता है? स्ट्रा के अंदर कितना पानी होता है? ठीक है, बिल्कुल सही है। साइलेज में कितना पानी होता है? साइलेज में वो 60 से 75% पानी होता है, बिल्कुल सही है। शरीर में कितना पानी होता है? शरीर में कितना पानी होता है? बिल्कुल, 2/3 शरीर का, वयस्क शरीर में 2/3 पानी होता है। बिल्कुल 60-70%, यानी 66% एवरेज हम मान सकते हैं। हाँ बताइएंगे। हाँ, ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट? ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट? बिल्कुल। और प्लाज्मा में पानी कितना परसेंट? बिल्कुल 55। प्लाज्मा में पानी है 92, बिल्कुल सही है। बताइए कौन सी प्रोटीन रक्त की प्रसारण दाब, रक्त का बीसीओपी, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती है? रक्त का प्रसारण दाब नियमन करने वाली प्रोटीन कौन सी है? ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, बिल्कुल एल्ब्यूमिन। बताइए शरीर की सुरक्षा के लिए कौन सी प्रोटीन होती है रक्त में जो कि एंटीबॉडी बनाती है? एंटीबॉडी कौन सी बनाती है? बिल्कुल सही है। और रक्त का थक्का बनाने वाली कौन सी प्रोटीन है? हाँ, प्रोटीन की बात हो रही है भाई, डब्ल्यूबीसी की बात नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, फाइब्रिनोजन। क्या फास्ट आंसर है, विपिन भी ठीक पढ़ रहा है, अच्छी बात है भाई। बताएंगे आप कैल्शियम को कौन सा क्लोटिंग फैक्टर कहते हैं? कैल्शियम को कौन सा क्लोटिंग फैक्टर, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मैं आज लाइव में देख रहा हूं कि इतना फास्ट लाइव होता है क्या, बड़ा फास्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बताएंगे आप। हाँ, बताएंगे कौन से क्लोटिंग फैक्टर को समाप्त कर दिया गया, या आजकल उसको काउंट नहीं करते? जो 13 थे उसके बाद अब 12 रह गए, कौन से क्लोटिंग फैक्टर को? बिल्कुल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल छठा। क्या बात है, अच्छी तैयारी है। बताएंगे आप, से प्रश्न पूछता हूं कि मवाद वाले संक्रमण में कौन सी डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है? मवाद वाले संक्रमण में कौन सी डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है? बिल्कुल न्यूट्रोफिल्स, बिल्कुल सही है। बताएंगे एलर्जी में कौन सी बढ़ जाती है? एलर्जी में कौन सी बढ़ जाती है? बिल्कुल इयोसिनोफिल्स, बहुत अच्छी बात है। घोड़े की नाल जैसा केंद्रक किस डब्ल्यूबीसी का होता है? घोड़े की नाल जैसा केंद्रक किस डब्ल्यूबीसी का होता है? सही है, बिल्कुल मोनोसाइट। और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, बिल्कुल सही है। क्रोनिक इन्फेक्शन में किसकी संख्या बढ़ जाती है? क्रोनिक इन्फेक्शन में किसकी संख्या बढ़ जाती है? सही है, मोनोसाइट की संख्या बढ़ती है भाई, बिल्कुल सही है। और आप बताएंगे पक्षियों के न्यूट्रोफिल्स को क्या कहते हैं? अब बताएंगे, जब से मोनोसाइट मोनोसाइट लिखे जा रहे हैं। बिल्कुल एट्रोफिल्स। और बार बॉडीज किस रक्त कणिका के अंदर पाए जाते हैं? बार बॉडीज, बिल्कुल न्यूट्रोफिल्स के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल न्यूट्रोफिल्स के अंदर बार बॉडी पाए जाते हैं। बार बॉडी की संख्या का फॉर्मूला पता है? थोड़ा लिख दे बार बॉडी की संख्या का। n-1 x लिख दो, n की जगह x गुणसूत्रों की संख्या माइनस, गुड मॉर्निंग, x गुणसूत्र की संख्या -1, उसको कहते हैं बार बॉडी। बताएंगे आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं टोटल? क्लाइनफेल्टर में कितने हो जाते हैं? क्लाइनफेल्टर में कितने हो जाते हैं? 47, बिल्कुल सही है। और टर्नर में? टर्नर में परसेंट मतलब, हाँ बिल्कुल 45, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मधुमक्खी में गुणसूत्र कितने होते हैं? डिप्लॉइड 2n। मधुमक्खी में कितने होते हैं टोटल? बिल्कुल सही है, 32, बिल्कुल सही है। 32 गुणसूत्र होते हैं। और ड्रोसोफिला के अंदर, ड्रोसोफिला बहुत ज्यादा काम आता है जेनेटिक्स के अंदर, ड्रोसोफिला। सही है भाई, सही है। आनुवंशिकी की इकाई किसे कहते हैं? आनुवंशिकी की इकाई, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स।
जीन, जीन, बिल्कुल जीन। आनुवंशिकी के वाहक, वाहक कौन है? वाहक यानी वाहक कौन है? आनुवंशिकी के वाहक क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। गुणसूत्र, वाहक। रासायनिक आधार क्या है आनुवंशिकी का? रासायनिक आधार डीएनए, बिल्कुल डीएनए, डीएनए। और आनुवंशिकी का भौतिक आधार कौन सा है? जीन, बिल्कुल जीन। आनुवंशिकी का भौतिक आधार जीन। और आप बताएंगे वह स्थान गुणसूत्र पर जहां पर आप समझ गए होंगे जीन स्थित होती है, पूछा गया था। लोकस, लोकस, बिल्कुल सही है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? बताएं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? बिल्कुल स्लाइडेन एंड स्वान। अनुमान बताइए, सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था? सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत, सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत मॉर्गन एंड कैसल, बिल्कुल सही है। देखिए, बताएंगे एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? थोड़ा, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था बीडल और टाटम ने, बीडल और टाटम ने। अभी नहीं आ पाया आपका आंसर, ठीक। ये सटन और बोवेरी है गुणसूत्री सिद्धांत। मैं एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत पूछ रहा हूं, बीडल और टाटम ने दिया था। आप बताएंगे प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन कौन कौन से होते हैं डीएनए में? एडिनिन, ग्वानिन, बिल्कुल सही है। एडिनिन किससे जुड़ता है? एडिनिन किससे जुड़ता है? एडिनिन किससे जुड़ता है? थाइमिन से, बिल्कुल, बिल्कुल। और और आप बताएंगे ग्वानिन साइटोसिन से कि कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? बिल्कुल ट्रिपल, ट्रिपल, बिल्कुल सही है। देखिए, बताएंगे आप डीएनए की जो टर्म दी थी, डीएनए टर्म, वो किसने दी थी? डीएनए टर्म किसने दी थी? जेकेरियस ने दी थी। ये बहुत अच्छी तैयारी है आशा, जेकेरियस ने दी थी। और अनुमान जो डीएनए की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? डीएनए की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। खोज का श्रेय, न्यूक्लिक अम्ल की खोज का श्रेय, न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर ने मवाद कोशिकाओं में या डब्ल्यूबीसी में की थी। और न्यूक्लिक अम्ल में मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल डीएनए को ही हम मानते हैं, दोनों होते हैं, लेकिन बेसिकली डीएनए को ही हम फ्रेडरिक मिशर ने डब्ल्यूबीसी या मवाद कोशिका में न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी और न्यूक्लिन नाम दिया था। बाद में आल्टमान ने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। अब आप बताएंगे मेरे को कि डीएनए की संरचनात्मक इकाई क्या है? संरचनात्मक इकाई, नहीं नहीं, जीन नहीं है भाई। डीएनए की संरचनात्मक इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह से बना होता है। न्यूक्लियोसाइड बना होता है नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शर्करा का। बताइए कौन सी पेंटोज शर्करा डीएनए में पाई जाती है? कौन सी पेंटोज शर्करा डीएनए में पाई जाती है? राइबोस, डीऑक्सी राइबोस। राइबोस आरएनए में होती है, बिल्कुल, डीऑक्सी राइबोस। अब बताएंगे आप, बिल्कुल डीऑक्सी राइबोस पाई जाती है। हाँ, बताइए पेंटोज शर्करा और जो नाइट्रोजनी क्षार होता है उसके बीच कौन सा बंद होता है? कुछ एक बता पाएंगे? कुछ एक, नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शर्करा के बीच कौन सा बंद होता है?
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है भाई, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोस शर्करा के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। देखिए बताएंगे डीएनए का व्यास कितना होता है, बी डीएनए का व्यास कितना होता है? बिल्कुल 20 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल सही है 20 एंगस्ट्रॉम। और एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है? एक हेली, बिल्कुल 34। दो क्रमागत नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के बीच यानी स्टेप लेंथ, बिल्कुल स्टेप लेंथ 3.4 एंगस्ट्रॉम, सही बताया आपने, 3.4 एंगस्ट्रॉम है स्टेप लेंथ। बताइए कौन सा आरएनए जो कि नॉन जेनेटिक होता है, आनुवांशिक आरएनए कौन सा होता है जो सबसे छोटा होता है? कौन सा टीआरएनए सबसे छोटा होता है? बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ा कौन सा होता है नॉन जेनेटिक में? सबसे बड़ा एमआरएनए, बिल्कुल सही है। और सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? आरआरएनए सबसे ज्यादा, बिल्कुल 80% के आसपास आरआरएनए पाया जाता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। बताइए देखिए शुरुआती कोडोन कौन सा होता है? स्टार्टिंग कोडोन, शुरुआती कोडोन, बिल्कुल एयूजी, बिल्कुल सही है, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। देखिए बताएंगे आप, कुछ हम चेंज करते हैं थोड़ा साइड, अपन चलते हैं न्यूट्रिशन से कर लिए अपने, जेनेटिक्स से थोड़े कर लिए, अब हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी से कुछ कर लिए, और मेडिसिन से चलो मेडिसिन करते हैं। बताइए भाई सर्रा, सर्रा जो रोग होता है वो उसकी क्रोनिक अवस्था किसमें पाई जाती है? सर्रा की क्रोनिक अवस्था किसमें पाई जाती है? कैमल में, बिल्कुल सही है। सर्रा में जो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है जो कि क्यूरेटिव और प्रोफाइलेक्ट, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? बिल्कुल क्यूनापायरामाइन है। और वो कौन सी दवाई है जो क्यूरेटिव और प्रोफाइलेक्टिक यानी बचाव और उपचार दोनों के लिए दी जाती है? बचाव और उपचार दोनों के लिए दी जाती है। हाँ, क्या डोज रेट होती है आइसोमेटामीडियम की? क्या डोज रेट? आइसोमेटामीडियम की डोज बतानी है आपको? आइसो के याद रखने का सीधा सा सिंपल सा तरीका है भाई, हाँ 1 mg, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ भाई, अगर मान लीजिए आपसे कहें कि सर्रा में कौन सा टेस्ट करोगे आप, सर्रा में कौन सा टेस्ट करोगे आप, जो कि प्रयोगशाला के अंदर आप कर सकते हो? ग्लूकोज का टेस्ट, बिल्कुल, और मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट किया जाता है। और कौन सा प्रोटोजोआ रक्त की ग्लूकोज में कमी करता है? कौन सा प्रोटोजोआ रक्त की ग्लूकोज में कमी करता है? ब्लड ग्लूकोज को कम करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? बिल्कुल ट्रिप्नोसोमा इवांसाई, बिल्कुल सही है। ये ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ जो होता है पत्ती की आकृति का होता है, जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, बाह्य कोशिकीय होता है, कोशिकाओं के अंदर घुस नहीं सकता क्योंकि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी से ये बड़ा होता है कहीं, और इसलिए ये ट्रिप्नोसोमा ब्लड की ग्लूकोज को खा लेता है, जिससे चक्कर आते हैं, नर्वस सिम्टम आते हैं जानवर के हाइपोग्लाइसीमिया करने के कारण, तंत्रिका तंत्र के लक्षण आते हैं इसकी एक्यूट फॉर्म में। और क्रोनिक फॉर्म में धीरे धीरे क्या है, ऊंट का कुबड़ गायब हो जाता है, ऊंट कमजोर हो जाता है, और ऊंट बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, ट्रिप्नोसोमा। अब आप बताएंगे कोच ब्लू बॉडी किसका लक्षण है? कोच ब्लू बॉडी की उपस्थिति किसका लक्षण है? कोच ब्लू बॉडी की उपस्थिति किसका लक्षण है? थैलेरियोसिस, बिल्कुल सही है। थैलेरिया जो प्रोटोजोआ होता है, कॉरिडोर डिजीज जिसको बोलते हैं हम, बिल्कुल सही है। देखिए बताएंगे आप जनवरी डिजीज किसको बोलते हैं? जनवरी डिजीज, ईस्ट कोस्ट फीवर भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। थैलेरियोसिस, बिल्कुल जनवरी रोग कहते हैं इसको। आप बताइए कौन सी जूनोटिक बीमारी है जो प्रोटोजोअल है? कौन सी जूनोटिक बीमारी है जो प्रोटोजोआ की है? बिल्कुल लीशमानियोसिस, बहुत अच्छी बात है। बताइए भाई कौन सा प्रोटोजोआ जो कि आरबीसी को सबसे ज्यादा तोड़ता है, आरबीसी के अंदर घुस जाता है, और उस रोग को घोड़े में बिलियरी फीवर भी कहते हैं, बिलियरी फीवर भी कहते हैं उसको। वो कौन सा प्रोटोजोआ है जो आरबीसी को तोड़ता है? बिलियरी, बिल्कुल बेबेशियोसिस, बिल्कुल सही है।
और कैटल टिक फीवर भी इसी को बोलते हैं, इसको टेक्सास फीवर भी बोलते हैं, बेबेशियोसिस को। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से बीमारी के अंदर, एबोमिज्म के अंदर पंच्ड आउट अल्सर मिलते हैं, पंच्ड आउट अल्सर, पंच्ड आउट अल्सर, थैलेरियोसिस। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और मैं आपसे पूछूं कि बताइए, जो बच्चों के आमाशय के अंदर दूध के थक्के किस बीमारी में? हाँ, बिल्कुल थैलेरियोसिस सही है भाई, थैलेरियोसिस सही है। आप बताएंगे सबसे छोटा सूक्ष्मजीव या सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका बताओ भाई। पीपीएलओ, बिल्कुल सही है, पीपीएलओ, पीपीएलओ। और फेफड़ों का प्लेग किस बीमारी को कहते हैं? फेफड़ों का प्लेग किस बीमारी को कहते हैं? बिल्कुल सीसीपीपी और सीबीपीपी। सीसीपीपी होता है कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया, यानी कि भेड़ बकरी में होता है। सीबीपीपी होता है कॉन्टेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, वो गाय भैंस में होता है। और दोनों का जो रोग कारक है वो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा दो प्रकार की बीमारियां पैदा करता है, एक तो बांझपन करता है पशुओं में, एक श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी पैदा करता है। और इस माइकोप्लाज्मा जनित न्यूमोनिया को, क्योंकि न्यूमोनिया हम बोलते हैं फेफड़ों की सूजन को, और इस रोग, इस माइकोप्लाज्मा जनित जो बीमारी है ये, इसको हम फेफड़ों का प्लेग भी कहते हैं। आप बताएंगे, देखिए ग्रेट व्हाइट प्लेग या व्हाइट प्लेग किसको कहते हैं? ग्रेट व्हाइट प्लेग, टीबी, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। और केटल प्लेग किसको बोलते हैं? केटल प्लेग, केटल प्लेग, केटल प्लेग, रिंडर पेस्ट, क्या बात है। आज बहुत स्मार्ट बच्चे हमारे यहाँ लाइव पे जुड़े हुए हैं, और मैं ये कहता हूँ ये सिलेक्शन लायक हैं, पक्के हैं, इनको तो अभी दे दो सिलेक्शन। बहुत अच्छी बात है। केटल प्लेग किसको बोलते हैं? अब घोड़ों का प्लेग बता दो। हॉर्स प्लेग, हॉर्स प्लेग, हॉर्स प्लेग, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, बिल्कुल सही है। मुर्गियों का प्लेग, जल्दी, मुर्गियों का प्लेग। अजय, पढ़ाई कर ले भाई अजय। हाँ, बर्ड फ्लू, बिल्कुल सही है, बर्ड फ्लू, बीएफ, बर्ड फ्लू, बिल्कुल सही है। मुर्गियों का प्लेग। बकरियों का प्लेग किसको बोलते हैं? बकरियों का प्लेग। कितने बच्चे कितने हैं? अच्छा भाई, मैं ये चाहता हूँ कि ये कंपटीशन थोड़ा सा आप लोगों के अंदर क्रिएट होए, और फास्ट आपका एग्जाम टाइम है। पीपीआर बिल्कुल सही है। पीपीआर को क्या कहते हैं? गोट प्लेग कहते हैं। तो हम कुछ प्रोटोजोन डिजीज की बात कर रहे थे, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि नाशपाती के आकार का प्रोटोजोआ कौन सा है? नाशपाती के जैसा प्रोटोजोआ कौन सा है? नाशपाती के, हाँ बिल्कुल अजय, ट्राई टाइपिंग स्लो है, कोई बात नहीं। आप तो एक अक्षर लिख दिया करो, टाइपिंग स्लो है तो बस, आपको लिखने की, ऐसा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझ जाता हूँ। आप नो अल्फाबेट के 26 अक्षर है, 26 में से आपको सिर्फ ABC लिखना है, कोई जरूरत नहीं है पूरा लिखने की। बिल्कुल बेबेशिया। और क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं साथ में, ये बात नहीं है। हाँ, नाशपाती जैसा प्रोटोजोआ। और आप बताएंगे कि कोच ब्लू बॉडी कौन सी अवस्था है, बहुकेंद्र की अवस्था है उस प्रोटोजोआ की, जो थैलेरिया प्रोटोजोआ होता है उसकी कौन सी अवस्था होता है? बिल्कुल साइजोंट अवस्था होती है। रोहितास, मैं समझ जाता हूं, आपने SI लिखा, साइजोंट अवस्था होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी भाई, बताएंगे आप। देखिए विटामिन B12 की केंद्रीय धातु कौन सी है? कोबाल्ट, क्या बात है, क्या बात है। और और आयरन किसकी है केंद्रीय धातु? आयरन किसकी केंद्रीय धातु है? हाँ बिल्कुल, हीमोग्लोबिन की केंद्रीय धातु क्या है? आयरन या Fe। और हीमोग्लोबिन में Fe+3 होता है या Fe+2 होता है? हीमोग्लोबिन में Fe+2 होता है या Fe+3 होता है? बिल्कुल Fe+2। और बताएंगे आप, पेशी कोशिका का कोशिका द्रव्य क्या कहलाता है? पेशी कोशिका का कोशिका द्रव्य क्या कहलाता है? बिल्कुल सही है, सार्कोप्लाज्म। और और बताएंगे आप,
दो जेड लाइन के बीच की जो संरचना है उसको क्या कहते हैं? दो जेड लाइन के बीच की संरचना या फिर रेखित पेशी की इकाई को क्या कहते हैं? सार्को, बिल्कुल सार्कोमियर, बिल्कुल सार्कोमियर। बताइए एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन दोनों में से बड़ा अणु किसका होता है? ये बेसिकली इस प्रकार प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इससे आपका थोड़ा माइंड, मायोसिन का बड़ा होता है भाई। मायोसिन का अणु जो कि ए बैंड बनाता है, ए बैंड मोटा होता है एनाइसोट्रोपिक, और आई बैंड पतला होता है। क्या आप बताएंगे पेशी का बाह्यतम आवरण क्या कहलाता है? पेशी का बाह्यतम आवरण, पेशी का बाह्यतम आवरण एपी, एपी, पेरी नहीं, एपी, एपीमाइसियम कहलाता है। और अब आप, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आ गए भाई, अच्छी बात है। आप कह रहे थे कि सर कब लोगे क्लास, आ गए हम। हाँ, अब आप, हाँ अब आप जवाब भी दीजिए इतनी फास्ट, जैसे मैं पूछ रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग, और शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आपको इतना ज्यादा परेशान होने की, मैं समझ जाऊंगा। हाँ भाई बताएंगे आप, कौन सी पेशियां जो होती हैं बहुकेंद्रकीय होती है? मल्टी न्यूक्लियर मसल्स कौन सी होती है? बहुकेंद्रकीय पेशियां कौन सी होती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो बहुकेंद्रकीय होती हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि किन पेशियों के पेशी तंतु तर्कु रूपी या स्पिंडल शेप होते हैं? स्पिंडल शेप कौन से होते हैं? तर्कु रूपी या स्पिंडल शेप किसके पेशी तंतु होते हैं? बिल्कुल, बताए। स्मूथ मसल्स, बिल्कुल सही है, स्मूथ मसल्स। आप बताएंगे भाई, पशु की लंबाई, पशु की लंबाई की कितनी गुनी उसकी आंत की लंबाई होती है लगभग? अप्रोक्सीमेट में बताएंगे, पशु की लंबाई की कितनी गुनी? बिल्कुल 20 गुनी होती है। और जिसमें 50 से 52 मीटर हम मानते हैं, जिसमें छोटी आंत भी होती है, बड़ी आंत भी होती है। छोटी आंत में सबसे बड़ा भाग बता दें आप मेरे को, छोटी आंत के अंदर सबसे बड़ा भाग बता दें आप, स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट पार्ट बता दें। बिल्कुल जेजुनम। सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है? बिल्कुल सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है ड्यूडिनम में, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भोजन का कहाँ होता है? सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा अवशोषण, बिल्कुल जेजुनम। जे लिखते ही मैं पहचान जाऊंगा, जेजुनम। हाँ भाई बताइए, घोड़े का कोलोन किस आकृति का होता है? घोड़े का कोलोन, घोड़े का कोलोन, घोड़े का कोलोन घोड़े की नाल जैसा होता है, अ, घोड़े की नाल जैसा होता है, बिल्कुल। अच्छी बात है भाई, अच्छी तैयारी है। हाँ भाई घोड़े की नाल जैसा होता है। बताएंगे आप, केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? केंद्रक का अध्ययन, केंद्रक का अध्ययन, केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? केरियोलॉजी, बिल्कुल सही है, केरियोलॉजी। और सिंडेस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? सिंडेस्मोलॉजी, 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 सिंडेस्मोलॉजी। जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिंडेस्मोलॉजी कहलाता है। एस्थीसियोलॉजी किसका अध्ययन है? एस्थीसियोलॉजी, एस्थीसियोलॉजी, एस्थीसियोलॉजी किसका अध्ययन है? बिल्कुल, एस्थीसियोलॉजी है संवेदी अंगों का अध्ययन, एस्थीसियोलॉजी कहलाता है। और आंतरिक विसरल अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंतरिक विसरल अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंतरिक विसरल विसरल अंगों का, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, स्प्लैंकनोलॉजी कहलाता है। और बताएंगे आप कि एन्सेफेलाइटिस किसकी सूजन है? एन्सेफेलाइटिस, एन्सेफेलाइटिस किसकी सूजन है? एन्सेफेलाइटिस किसकी सूजन है? एन्सेफेलाइटिस किसकी सूजन है? ब्रेन की है, बिल्कुल। एन्सेफेलाइटिस ब्रेन की सूजन है, बिल्कुल सही है। बताएंगे आप, स्पोंडिलाइटिस किसकी सूजन है? स्पोंडिलाइटिस, स्पोंडिलाइटिस वर्टिब्रा की सूजन है भाई, वर्टिब्रा की सूजन है, वर्टिब्रा की सूजन है स्पोंडिलाइटिस। हाँ भाई बताएंगे आप, हाँ बिल्कुल, वर्टिब्रा की सूजन है। देखिए आप बताएंगे कि स्प्लीन, सॉरी, लीवर की सूजन क्या कहलाती है? लीवर की सूजन क्या कहलाती है? लीवर की सूजन,
बिल्कुल हेपेटाइटिस कहलाती है, हेपेटाइटिस कहलाती है। बताइए आप, अगर मान लो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बढ़ गया, यानी कि बाइल पिगमेंट्स बढ़ गए, तो कौन सी बीमारी हो सकती है? बिल्कुल जॉन्डिस जिसको बोलते हैं हम, पीलिया, या फिर हेपेटाइटिस में भी, हाँ बिल्कुल सही है। बताएंगे आप, गाल ब्लेडर ऊंट में होता है या नहीं होता है? ऊंट के अंदर गाल ब्लेडर होता है या नहीं होता है? बिल्कुल कैमल में नहीं होता, ऊंट के अंदर गाल ब्लेडर नहीं होता। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बताइए भाई, हृदय की जो मोटी परत होती है बीच वाली, उसको क्या कहते हैं? हृदय की बीच वाली मोटी परत को मायोकार्डियम कहते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप मुझे बताएंगे, एड्रेनलिन जो होता है रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है या डायलेट करता है? एड्रेनलिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है या वैसोडाइलेटर है? एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है या वैसोडाइलेटर है? बिल्कुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, संकुचित करता है रक्त वाहिनियों को। एड्रेनलिन करो या मरो का हार्मोन। 3F ग्रंथि, बताइए कौन सी ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता? कौन सी ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता? एड्रिनल, कौन सा? एड्रिनल मेडुला या कॉर्टेक्स? एड्रिनल मेडुला पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता, एड्रिनल मेडुला पर नहीं होता भाई। देखिए बताएंगे आप, हाँ, जो बीटा कोशिकाएं हैं अग्नाशय की, वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? बिल्कुल इंसुलिन। बताएंगे रूमिनेंट्स के आहार में नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात बताएंगे? रूमिनेंट्स के आहार में नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात, हाँ बिल्कुल 10:1। और ऊन के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर का, ऊन में भी बता दो भाई। बिल्कुल 10:1 सही है। हाँ, बिल्कुल 5 है, कितना फास्ट लिख रहे कि, हाँ भाई बताओ। हाँ बहुत अच्छी बात है। बताइए, शरीर में कैल्शियम और हड्डियों के अंदर कैल्शियम, पूरे शरीर का कितना % कैल्शियम दांतों और हड्डियों में होता है? बिल्कुल पहले ही बता देते हैं भाई। हाँ भाई बहुत अच्छी बात है। 99% कैल्शियम बॉडी का दांतों और हड्डियों में होता है। और शरीर का कितना % फास्फोरस दांतों और हड्डियों में होता है? कितना % फास्फोरस? बिल्कुल 80% फास्फोरस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रूमिनेंट्स के लिए आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या बताएंगे? रोमांथी पशुओं के लिए आवश्यक, बिल्कुल 0। हाँ, बिल्ली के लिए अतिरिक्त आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा होता है? बिल्ली के लिए, बिल्ली के लिए बिल्कुल टोरिन, टोरिन, टोरिन। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, टोरिन। हाँ, बताएंगे आप, देखें भेड़ के लिए अगर हम माने तो कौन कौन से अमीनो अम्ल, 3 अमीनो अम्ल जिनको हम आवश्यक मान सकते हैं, कौन कौन से मान सकते हैं? बिल्कुल सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथ्योनिन को मान सकते हैं हम। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि उनमें सल्फर होता है, सल्फर से ऊन का निर्माण होता है। जो केराटिन वाली संरचनाएं हैं वो सल्फर से बनती हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथ्योनिन। बताएंगे अब, थाइमिन और बायोटिन जो विटामिन है, उनमें कौन सा तत्व पाया जाता है? थाइमिन और बायोटिन में, थाइमिन और बायोटिन में सल्फर होता है, बिल्कुल सही है। सल्फर युक्त विटामिन है ये। और बताएंगे विटामिन एच किसको बोलते हैं? विटामिन एच, विटामिन एच किसको बोलते हैं? B7 को बोलते हैं। बायोटिन या हाँ बिल्कुल बायोटिन। बिल्कुल विटामिन एम किसको बोलते हैं? एम, एम किसको बोलते हैं? B9 को बोलते हैं। बिल्कुल B9 को फोलिक एसिड भी बोलते हैं और एन भी बोलते हैं। देखिए विटामिन में बी कॉम्प्लेक्स के कुछ इंपोर्टेंट आपको बता देता हूं। बी कॉम्प्लेक्स में आपसे पूछा जाएगा, एक तो स्टार ग्रेजिंग। स्टार ग्रेजिंग किससे होता है? B1 से होता है भाई, B1 की कमी से होता है, सही है। दूसरा पूछा जाएगा कर्ल टो पैरालिसिस, कर्ल टो पैरालिसिस होता है B2 से होता है, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा पूछा जाएगा आपसे ब्लैक टंग इन डॉग, ब्लैक टंग इन डॉग किससे होता है? हाँ ठीक है, B3 की कमी से ब्लैक टंग इन डॉग होता है। और आपसे गूज स्टेपिंग भी पूछा जा सकता है, गूज स्टेपिंग B5, बिल्कुल B5 की कमी से। और पायरिडॉक्सिन की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको स्टार ग्रेजिंग, कर्ल्ड टो पैरालिसिस और ब्लैक टंग तो आपको याद रखना ही है, गूज स्टेपिंग भी याद रखना है। इसके बाद आपको
फोलिक एसिड की कमी से एक एनीमिया हो जाता है, फोलिक एसिड की कमी से एक एनीमिया हो जाता है। हाँ बोलो बोलो। हाँ, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, जिसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी कहते हैं, आरबीसी बड़ी रह जाती है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। B12 की कमी से या कोबाल्ट की कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, B12 की परनीसियस एनीमिया, बिल्कुल सही है। तो ये कुछ एक बीमारियां हैं बी कॉम्प्लेक्स की, ज्यादा कुछ इसमें आपको याद नहीं रखना। हाँ भाई, बताएंगे विटामिन सी की खोज किसने की थी? विटामिन सी डिस्कवर्ड बाय, विटामिन सी डिस्कवर, बिल्कुल जी, जॉर्जी, जॉर्जी, बिल्कुल। बताएंगे मैकुलम और डेविस ने किस विटामिन की खोज की थी? मैकुलम और डेविस ने, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप बताएंगे फ्रेंच मिनी स्ट्रा के अंदर कितना सीमन, फ्रेंच मिनी के अंदर, फ्रेंच मिनी के अंदर, हाँ 0.25, बिल्कुल सही है, 0.25 ml होता है। बताएंगे सांड के अंदर 1 ml में कितना, कितने स्पर्म्स होते हैं 1 ml सीमन के अंदर? सांड के 1 ml सीमन में कितने स्पर्म्स होते हैं? बिल्कुल 1200, अजय बिल्कुल अच्छी बात है, 1200 मिलियंस होते हैं, मिलियंस में आप याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा सीमन में शुक्राणुओं की संख्या किसके होती है? किसके होती है पालतू पशुओं में? पालतू पशुओं की बात चल रही है, नहीं पिग में नहीं होता भाई। हाँ, मेंढे के अंदर, पालतू पशुओं में मेंढे में यानी रैम के अंदर सबसे ज्यादा 3000, और उसके बाद होती है बकरे के अंदर 2000, उसके बाद सांड के अंदर 1200 मिलियन, और उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए मुर्गे की, तो मुर्गे में सीमन की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन जो कंसंट्रेशन होती है वो सबसे ज्यादा होती है। आप मेरे को बताएंगे ओलिगोस्पर्मिया कमी होता है या वृद्धि होता है स्पर्म्स की? कमी या वृद्धि? ओलिगोस्पर्मिया, बिल्कुल कमी, सही है, अच्छी बात है। कुछ तो, कुछ तो बिल्कुल, हाँ ओलिगोस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया को क्या बोल सकते हैं हम, एब्सेंट या प्रेजेंट? एजूस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया एब्सेंट, बिल्कुल एब्सेंट। बताएंगे आप कौन सी जो ग्रंथि होती है जिसका स्राव सबसे ज्यादा सीमन के अंदर आता है? कौन सी ग्लैंड का सबसे ज्यादा स्राव आता है सीमन के अंदर? बिल्कुल सेमेनल वेसिकल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बताइए भाई, फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड किसके स्राव में आता है? फ्रक्टोज और, सही है, फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड, बिल्कुल सही है। बताइए डॉग में एक की पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है डॉग में? डॉग में कौन सी पाई जाती है? हाँ, बिल्कुल प्रोस्टेट ही पाई जाती है। और बताइए कुत्ते के अंदर एक अतिरिक्त लार ग्रंथि होती है, अतिरिक्त लार ग्रंथि, डॉग में अतिरिक्त लार ग्रंथि, बिल्कुल जाइगोमेटिक होती है, जाइगोमेटिक होती है। इस प्रकार कुत्ते में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? इस प्रकार कुत्ते में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? बहुत अच्छी बात है। बताइए गाय के लेरिंग्स में कितनी हाँ समझ गए, ट्रेकिया में कितनी अर्धचंद्राकार, इसको अर्ध वलय यानी वलय इनकम्प्लीट, हाँ वही ट्रेकिया के अंदर जो अपूर्ण सी आकृति की जो उपास्थियां होती हैं वो कितनी होती है? 50 से 60 काऊ में। और कौन सी कार्टिलेज की बनी होती है? बताएं, देखिए कौन सी कार्टिलेज की ये बनी होती है, कौन सी उपास्थि की बनी होती है? जो ट्रेकियल रिंग्स होती है हाइलाइन कार्टिलेज की, बिल्कुल सही है वर्षा, बहुत अच्छी बात है भाई। रोहितास, नवीन, ये बहुत फास्ट, हाँ बहुत अच्छी बात है, हाइलाइन कार्टिलेज। बताएंगे आप कि ईयर के पिन्ना में कौन सी कार्टिलेज है? ईयर के पिन्ना में कौन सी कार्टिलेज है? कान के पिन्ना में कौन सी कार्टिलेज? इलास्टिक कार्टिलेज है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिमोसिस जो डिजीज है वो मेल की है फीमेल की? फिमोसिस, फिमोसिस मेल की है या फीमेल की? अच्छी बात है, बिल्कुल मेल की है, मेल की है फिमोसिस। और पैराफिमोसिस आप जानते होंगे, हाँ बिल्कुल। आप बताएंगे टेस्टिकोंडा जंतुओं के उदाहरण बताएंगे आप एक दो? टेस्टिकोंडा, बिल्कुल हाथी तो है ही, लेकिन हाथी से ज्यादा अच्छा अपने मुर्गा है, हाथी से ज्यादा अपने सिलेबस में मुर्गा कवर करता है, तो मुर्गा हाँ कॉक जिसको बोलेंगे हम। फाउल के अंदर दो आ जाते हैं, फाउल एक प्रजाति है जिसमें दो आ जाते हैं भाई। हाँ बताएंगे आप
कि सुअर में मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है? सुअर में एक्ट ऑफ मीटिंग क्या कहलाती है? सुअर में मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है? कपलिंग। कपलिंग बिल्कुल। हैरोइंग तो भैया बच्चे देने की क्रिया है। हाँ, आप बताएंगे। देखें, टपिंग किसमें है मीटिंग की क्रिया? टपिंग किसमें है? टपिंग। टपिंग किसमें मीटिंग की क्रिया है? सीप में। बिल्कुल सही है, सीप में। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और काविंग की क्रिया किस किस में है? तीन बताएंगे आप, किस किस में काविंग की क्रिया प्रसव की क्रिया कहलाती है? तीन बताएंगे आप, तीन है। काविंग की क्रिया किसमें किस किस में कहलाती है? बिल्कुल सीबीसी। बिल्कुल बिल्कुल, कैमल के अंदर और कैटल और बफेलो के अंदर, तीनों के अंदर काविंग कहलाती है। और एक्ट ऑफ मेटिंग किस किस में कहलाती है? सर्विंग। सर्विंग को मेटिंग की क्रिया किस किस में कहते हैं? सर्विंग को मेटिंग की क्रिया किस किस में कहते हैं? सर्विंग। गाय भैंस में तो कहते ही हैं, सभी रूमिनेंट्स में नहीं भाई। गाय भैंस में तो कहते ही हैं, और गोट में भी कहते हैं। सीबी बिल्कुल सही लिखा आपने, अच्छी बात है। बिल्कुल 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 बताएंगे अब आप हमें कि ओवी पोजीशन या अंडा देने की क्रिया जो होती है मुर्गी में, जिसको लेइंग भी बोलते हैं, तो लेइंग सबसे बेस्ट लेयर कौन सी होती है? सबसे अच्छी लेयर नस्ल मुर्गी की, सबसे अच्छी लेयर नस्ल कौन सी होती है मुर्गी की? सबसे अच्छी, बिल्कुल लेग हॉर्न, बिल्कुल सही है। व्हाइट लेग हॉर्न सबसे अच्छी जो अंडे देने वाली नस्ल है। हाँ बिल्कुल सही है। बताइए, सबसे भारी मुर्गी की नस्ल कौन सी है? सबसे भारी, सबसे बड़ी और भारी मुर्गी की नस्ल कौन सी है? सबसे बड़ी और भारी मुर्गी की नस्ल कौन सी है? हाँ, जेबीजी, जर्सी ब्लैक जॉइंट, बिल्कुल सही है। जर्सी ब्लैक जॉइंट बिल्कुल सही है आपकी। बताइए भाई। हाँ, कालामासी मुर्गा राजस्थान के कौन से राज्य से है? कड़कनाथ कौन से राज्य से है मुख्यतः? हाँ, कहाँ से है? झाबुआ जिला है। एमपी के अंदर से इसकी जो एमपी राज्य है, झाबुआ जिला आदिवासियों का एरिया है, झाबुआ और धार जिला, वहां से इसका उत्पत्ति माना जाता है। और सबसे ज्यादा लैक्टोज किस गाय के दूध में? बताइए, सबसे ज्यादा लैक्टोज किस गाय के दूध में? साहिवाल, बिल्कुल सही है, साहिवाल। अगर हम देसी की बात करते तो साहिवाल, और विदेशी की बात करें तो बिल्कुल सही है, ब्राउन स्विस। अब आप मेरे को यह बताएंगे, भारत की सबसे भारी गाय की नस्ल कौन सी है? भारत की सबसे भारी गाय की नस्ल कौन सी है? कांकरेज, बिल्कुल कांकरेज। और दुधारू नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? दुधारू नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? गिर, बिल्कुल। गिर, दुधारू नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है भारत की? गिर। गिर बिल्कुल सही है। बिल्कुल, गिर का सीमन सबसे ज्यादा राजस्थान में एआई के रूप में काम में लिया जा रहा है। ये वही नस्ल है जिसको रेंडा अजमेरी कहते हैं। इसके कान पत्ती नुमा होते हैं। गिर के सीमन बिल्कुल अजमेरी कहते हैं इसको। हाँ, बताएंगे। देखें आप, राजस्थान की कामधेनु किसको कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु किसको कहते हैं? राठी, बिल्कुल सही है। राठी 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 बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, राठी। और बिल्कुल सही है, राठी को कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की सबसे अच्छी ड्रॉट ब्रीड कौन सी है? राजस्थान की सबसे अच्छी ड्रॉट ब्रीड कौन सी है? राजस्थान की सबसे अच्छी ड्रॉट ब्रीड पूछ रहा हूं मैं, ड्रॉट पूछ रहा हूं मैं। ड्यूल पर्पज नहीं पूछ रहा, द्विकाजी नहीं पूछ रहा, मैं ड्रॉट पूछ रहा हूं। नागौरी। हाँ, अब आया आंसर। आप द्विकाजी बता रहे हो, सभी ऐसे आंसर गलत करोगे क्या? सबसे अच्छी ड्रॉट ब्रीड पूछ रहा हूं मैं, नागौरी है। दौड़ने के लिए, बैलों को खेती कराने के लिए सबसे अच्छी प्रसिद्ध है, और पथरी सबसे ज्यादा नागौरी में ही होती है। हरियाणा के अंदर नेवल फ्लैप एब्सेंट होता है। हरियाणा बेस्ट ड्यूल पर्पज ब्रीड इन इंडिया एंड राजस्थान ऑल्सो। अब हम, हाँ, अब हम आपसे, बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। बिल्कुल। अब हम आपसे पूछते हैं कि बताइए, मुर्गी अंडा देना कब शुरू करती, कितने सप्ताह की आयु में मुर्गी अंडा देना शुरू करती है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, 20-22 सप्ताह में अंडा देना शुरू करती है मुर्गी।
और बताएंगे आप अंडे में अंडे का पीतक कितना परसेंट होता है, जो योक होता है वो कितना परसेंट होता है। ना 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 भाई, एग एग व्हाइट की बात नहीं कर रहा मैं, पीतक की बात कर रहा हूँ। सही है, 31%, बिल्कुल सही है। हाँ प्रोटीन है भाई, 13% नहीं 31 लिखो, 31, 31। हाँ बताएंगे आप, बिल्कुल सही है। नीले रंग के अंडे किस मुर्गी के होते हैं, नीले रंग के अंडे किस मुर्गी के होते हैं, एंडुलेशियन, बिल्कुल सही है। एंडुलेशियन जो मुर्गी होती है नीले रंग के अंडे देती है, बिल्कुल। बताइए, देखें अंडे में से चूजा निकलना क्या कहलाता है, चूजा निकलना क्या कहलाता है, अंडे में से चूजा निकलना, बिल्कुल हैचिंग कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, हैचिंग कहलाता है, अच्छी बात है। हाँ भाई, हैचिंग हैचिंग सही है, सभी का सही है, हैचिंग कहलाता है। और बताएंगे, हाँ सबसे अच्छी ब्रूडर नस्ल कौन सी है, बेस्ट ब्रूडर, बेस्ट ब्रूडर नस्ल, बेस्ट ब्रूडर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बताएंगे आप, जो ब्रुसेला बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इससे आपके दिमाग की धुलाई हो रही है भाई, कईयों का ब्रेन जो काम नहीं कर रहा वो अभी भाग गए। डिप्रेशन में मत आना, मैं किसी को डिप्रेशन में डालने के लिए नहीं करवा रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपको, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ग्राम नेगेटिव है। अब आप मुझे बताएंगे बाइपोलर बैक्टीरिया कौन सा है, बाइपोलर बैक्टीरिया, बाइपोलर बैक्टीरिया कौन सा है, बिल्कुल एचएस का जो पास्चुरेला मल्टोसिडा बैक्टीरिया है वो बाइपोलर कहलाता है। हाँ भाई बताएंगे आप, हाँ भाई, जीवन में एक ही बार कौन सी वैक्सीन लगती है, कौन सी वैक्सीन बछड़ी के अंदर जीवन में एक ही बार लगती है, ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन, बिल्कुल सही है। हाँ भाई बताएंगे, आपसे पूछ रहा हूं मैं कि ब्रुसेलोसिस की जो वैक्सीन लगती है उसकी डोज रेट बताएंगे कितनी लगती है, कितनी लगती है, डोज रेट कितनी। हाँ 2 ml, बिल्कुल सही है, 2 ml लगती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बताइए भाई, वायरस की खोज किसने की थी, वायरस की खोज, वायरस की खोज किसने की थी, इवानोवस्की ने, बिल्कुल सही है, इवानोवस्की ने की थी। और एफएमडी के वायरस की खोज किसने की थी, एफएमडी के वायरस की खोज, एफएमडी के वायरस की खोज लोएप्लर और फ्रॉस्ट ने, रोहितास का बहुत अच्छी बात है, लोएप्लर और फ्रॉस्ट ने एफएमडी के, हाँ हाँ। अब आप मेरे को बताएंगे सबसे ज्यादा एफएमडी के वायरस की यानी पिकोरना वायरस की कौन सी स्ट्रेन सबसे ज्यादा भारत में रोग पैदा करती है, ओ वेरी गुड, ओ स्ट्रेन। और सबसे कम कौन सी करती है, सबसे कम वाले भी लिख दो, बिल्कुल सी स्ट्रेन सबसे कम करती है भारत में। और भारत में 4 स्ट्रेन होती है, ओ ए सी और एशिया फर्स्ट, जो रोग पैदा करती है। सेट का मतलब होता है साउथ अफ्रीकन टेरिटरी, एसीटी, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। अब मुझे ये बताएंगे आप, एप्थाइजेशन कौन सी बीमारी में किया जाता था, एप्थाइजेशन कौन सी बीमारी में किया जाता था, एफएमडी में। एप्थाइजेशन का मतलब होता है बीमार पशु की लार को लेकर के स्वस्थ पशुओं के मुंह पर लगाना, एप्थाइजेशन कहलाता है, एप्थाइजेशन का काम, हाँ एफएमडी में। बिल्कुल आप बताएंगे, हाँ बताएंगे आप, देखें घोड़े के अंदर एफएमडी होती है क्या, घोड़े के अंदर एफएमडी होती है क्या, नहीं नहीं, बिल्कुल एन से समझ गया मैं, नो। क्योंकि एफएमडी रोग होता है क्लोवन फुटेड एनिमल्स का है, जिनके विभाजित खुर होते हैं, जिनके खुर 2 भागों में विभक्त होते हैं, उनका उनकी ही बीमारी है ये, यानी जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, हिरण है, इनकी ही बीमारी है। हाँ भाई बताएंगे आप, ओमेजम किस में अनुपस्थित होता है, ओमेजम किस में अनुपस्थित होता है, कैमल के अंदर ओमेजम अनुपस्थित होता है, बिल्कुल सही है, इसलिए इसको स्यूडोरुमिनेंट कहते हैं। और स्यूडोरुमिनेशन को बोलते हैं कोप्रोफेगी, कोप्रोफेगी प्राकृतिक रूप से किस जानवर में पाई जाती है, कोप्रोफेगी प्राकृतिक रूप से किस जानवर में पाई जाती है, बिल्कुल रेबिट के अंदर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है ये, हाँ बिल्कुल सही है, अच्छी बात है भाई, रेबिट के अंदर प्राकृतिक रूप से कोप्रोफेगी पाई जाती है, अच्छी बात है भाई। और बताएंगे आप, आ, मिट्टी खाना जियोफेजिया कहलाता है, हड्डी खाना ऑस्टियोफेजिया कहलाता है, और
आयरन को, लोहे की या फिर धातुओं की वस्तुओं को चाटना आयरन मोर्गरिंग कहलाता है। तो ये सब आता है पाइका के अंदर आता है। और पाइका का मुख्य कारण है फास्फोरस की कमी। और फास्फोरस की कमी से एक रोग हो जाता है जिसके अंदर मूत्र लाल हो जाता है या बुरा हो जाता है। लाल बुरा यानी कॉफी कलर का मूत्र आता है। बिल्कुल पीपीएच, बिल्कुल पीपीएच में हो जाता है भाई। पीपीएच में आरबीसी फट जाती है क्योंकि फास्फोरस की कमी, इससे फास्फोलिपिड की कमी, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है। हाँ भाई बताएंगे, देखिए कोशिका झिल्ली की मोटाई बताएं, कोशिका झिल्ली की मोटाई बताएं, कोशिका झिल्ली की मोटाई बताएं। 75 एंगस्ट्रॉम, बहुत अच्छी बात है रोहिता, स्टॉप। हाँ यादराम, अच्छी बात है, 75 एंगस्ट्रॉम होती है। हाँ भाई बताएंगे आप, देखिए कोशिका झिल्ली की खोज और बता दो, खोज, सेल मेम्ब्रेन की खोज। बिल्कुल कार्ल नगेली ने की थी, नगेली ने की थी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई बताएं, देखिए गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? गुणसूत्र का नामकरण, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? वाल्डेर ने किया था, बिल्कुल सही है, वाल्डेर ने किया था। अच्छी बात है भाई, वाल्डेर ने किया था। हाँ भाई माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? सही है, सी बेंडा ने किया था। बिल्कुल बिल्कुल, सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति कौन से विश्वविद्यालय में हुई? एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति कौन से विश्वविद्यालय में हुई? कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज बिल्कुल सही है, कैम्ब्रिज में हुई। और बताइए, हाँ भाई बताइए, जो इनोवेटर एडेप्टर कर्व होता है इस प्रकार का, उसमें इनोवेटर्स कितने होते हैं? यानी किसी नवाचार को अपनाने वाले शुरुआत में कितने परसेंट लोग किसी नवाचार को अपनाते हैं, कोई नई खोज को अपनाने वाले? एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, नहीं 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 नहीं, हाँ बिल्कुल 2.5, बिल्कुल सही है भाई। शुरुआत में कितने लोग उसको अपनाते हैं? बिल्कुल सही है, 2.5। और बताएंगे आप, एड केस जो होता है यानी एक्सटेंशन टीचिंग स्टेप्स है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कॉन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन, उसमें पांचवा चरण कौन सा है? पांचवा चरण कौन सा है? पांचवा चरण कौन सा है? पांचवा चरण पूछ रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल सही है, एक्शन सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल सही है, एक्शन एक्शन, हाँ ठीक है भाई, अच्छी बात है। बताओ बाल किस प्रोटीन के बने होते हैं? बाल किस प्रोटीन के बने होते हैं? सही है भाई, केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। और शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हाँ हाँ, शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी? कोलाजन, कोलाजन, कोलाजन सही है भाई, कोलाजन बिल्कुल सही है। मृत जो संरचनाएं होती हैं शरीर की, वो केराटिन प्रोटीन की बनी होती है, जैसे खुरपंजी, नाखून, बाल, सींग आदि। और कोलाजन प्रोटीन शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अब आप मुझे बताएंगे हड्डी के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हड्डी के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन, ओसिन, ओसिन बिल्कुल सही है, ओसिन प्रोटीन होता है। और उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, विटामिन ए में ऑप्सिन प्रोटीन होता है। तो आप बताइए मुझे, सबसे पहला खोजा गया अमीनो अम्ल कौन सा है? फर्स्ट डिस्कवर्ड अमीनो एसिड, फर्स्ट डिस्कवर्ड अमीनो एसिड, बिल्कुल एस्पार्जिन, बिल्कुल एस्पार्जिन खोजा गया था, एस्पार्जिन, एस्पार्जिन। बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी है भाई कई बच्चों की। हाँ हेमंत भी, हाँ ठीक है भाई, एस्पार्जिन अमीनो अम्ल सबसे पहले खोजा गया था। तो आप मुझे बताएंगे भाई, कुल अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है जो प्रोटीन संश्लेषण में काम में आते हैं? 20, बिल्कुल सही है, 20, 20, 20 अमीनो अम्ल, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बताइए थायरोक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन, बिल्कुल सही है, आयोडीन। आयोडीन की कमी से बिग नेक डिजीज या घेंगा या गलगंड हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं, हाँ, पेरोसिस रोग जो कि स्लिप्ड टेंडन कहलाता है, किस तत्व की कमी से होता है? पेरोसिस, मुर्गी में पेरोसिस, मुर्गी में पेरोसिस, मुर्गी में पेरोसिस, मैग्नीज, बिल्कुल सही है, मैग्नीज और जिंक और कोलिन तीनों के कारण होता है पेरोसिस, जिसमें मुर्गी हॉक जॉइंट के सारे गिर जाती है, हॉक जॉइंट के सारे पेरोसिस बोलते हैं। पैरेट बीक, पैरेट बीक बताएंगे आप? पैरेट बीक कंडीशन, पैरेट बीक कंडीशन, पैरेट बीक कंडीशन,
बिल्कुल, मैग्नीज की कमी से पैराटिक कंडीशन हो जाती है। सुअर में पैराकेराटोसिस बताओ, सुअर में पैराकेराटोसिस बताओ बताओ। जिंक, बिल्कुल जिंक सही है। थंप डिजीज, थंप बोल दो, चलो थंप। थंप रोग जिसमें पशु के सांस फूलती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, आयरन की कमी से हो जाता है ऐसा। आयरन की कमी से क्या हो जाता है? थंप रोग हो जाता है। हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है, आयरन की कमी से हो जाता है। अब आप मुझे ये बताएंगे, हाँ देखो रूमन के सूक्ष्म जीवों के निर्माण के लिए कोबाल्ट और मोलिब्डेनम आवश्यक होता है। कोबाल्ट और मोलिब्डेनम आवश्यक होता है। तो आप मुझे बताएं, कोबाल्ट किसका विरोधी होता है? कोबाल्ट किसका विरोधी होता है? कोबाल्ट किसका विरोधी होता है? हाँ बिल्कुल, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो आप मुझे बताइए, जिंक किसका विरोधी होता है? बिल्कुल मोलिब्डेनम। जिंक किसका विरोधी होता है? सही है भाई, जिंक कैल्शियम का विरोधी होता है। बहुत अच्छी बात है, जिंक कैल्शियम का विरोधी होता है। जिंक कैल्शियम का विरोधी होता है, बहुत अच्छी बात है भाई। अब आप मुझे ये बताएंगे कि कौन सा हार्मोन होता है जो कि जो कि चलो मैं वापस बोलता हूँ, कौन सा विटामिन होता है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है? कौन सा विटामिन होता है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है? डी, बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है। और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है और मूत्र में सर्वाधिक उत्सर्जित हो जाता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और आप मुझे बताएंगे, सेलिनियम किस विटामिन का सहकारक है? सेलिनियम किस विटामिन का सहकारक है? विटामिन ई का है, बिल्कुल ई का सहकारक है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शुक्र जनन और अंड जनन के लिए कौन से विटामिन आवश्यक है? ए और ई दोनों आवश्यक है। शुक्र जनन और अंड जनन के लिए दोनों ही विटामिन आवश्यक है। चलिए, अब आपका दिमाग गर्म हो गया है। हाँ, हम जो है आपसे कुछ सलाह लेंगे इसके बारे में, क्या ऐसे ही चलने दें या फिर कोई और मेथड अपनाएं। कुछ मेरा वो है कि आपको मैं कुछ रिवाइज करवा दूं। जो मेरे ऐप पे जुड़े हुए लोग हैं उनको थोड़ा कुछ मैं दे दूं, कम समय में ज्यादा मैं दे दूं, ताकि कुछ उनका। ठीक है भाई, कुछ बच्चों ने कमांडो हैं बहुत अच्छे कुछ लोग। धन्यवाद आपको। कल फिर जो है क्लासेज होंगी, मैसेज आपके पास आ जाए उसके बाद आप लाइव आ जाओ। ज़्यादा पहले हम मैसेज नहीं करेंगे, लगभग 15-20 मिनट आधा घंटा पहले मैसेज करते ही आप सारे काम से निवृत्त होकर के आ जाओ। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक।